प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? ऑप्शन है 84 वर्ष, 36 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 48 वर्ष। तो सही उत्तर है यूरेनस दोस्तों सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में 84 वर्ष का समय लेता है। यूरेनस यानी अरुण एक शीत ग्रह है। यह ग्रह अपनी कक्षा तल के साथ मात्र 8 डिग्री पर झुका हुआ है। अतः जहाँ सभी ग्रह घूर्णन करते हैं यह ग्रह स्थिर होता हुआ या स्थिर प्रतीत होता है। इस ग्रह का प्रकाश हरे रंग का दिखाई पड़ता है और ये अपनी धुरी की परिक्रमा 16 घंटे 20 मिनट में कर लेता है और सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 84 वर्ष का समय लगता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पलामू जो कि रांची का जो है पलामू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, तांबा अयस्क, मैग्नीज या फिर बॉक्साइड अयस्क। तो सही उत्तर है दोस्तों रांची का पलामू जो है ये बॉक्साइड अयस्क के खनिज के लिए प्रसिद्ध है। और लौह अयस्क झारखंड के सिंहभूम जिले में जवादा, नुआमुडी, गुआ, बुरू, पनखीरा, पलामी और ठुमका जिले में पाया जाता है। झारखंड के सिंहभूम जिले में मूसाबनी और रखा में तांबा पाया जाता है। यहाँ घाट शिला खान तांबे के लिए प्रसिद्ध है और ये तांबे के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। मैग्नीज सिंहभूम जिले के गुआ, नुआ, मूडी और जामदा में पाया जाता है। झारखंड बॉक्साइट के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इवनिंग स्टार या सायं का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो सही उत्तर है शुक्र यानी वीनस को। शुक्र पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है। इस ग्रह का आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान के लगभग बराबर है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इस ग्रह को सांध्य तारा यानी सायंकाल का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो आप जानते हैं राष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 ये उपबंधित करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद ये भी कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, एस्किमो कहाँ के निवासी हैं? कनाडा, मंगोलिया, मलाया या श्रीलंका? तो सही उत्तर है कनाडा। दोस्तों एस्किमो उत्तरी क्षेत्र के चारों ओर ग्रीनलैंड से लेकर पश्चिम में अलास्का और बेरिंग जलडमरू मध्य के पास साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र तक एक पतली पट्टी के क्षेत्र में पाए जाते हैं और इस प्रकार ठंडे ध्रुवीय प्रदेशों में अत्यंत प्रतिकूल दशा में निवास करने वाले एस्किमो वास्तव में कई ठंडे देशों में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम क्या है? खाड़ी में एक नदी, एक महासागरीय धारा, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम या एक धरातली हवा? तो सही उत्तर है महासागरीय धारा। दोस्तों गल्फ स्ट्रीम जो है एक गर्म महासागरीय धारा है और ये न्यू फाउंडलैंड के लेब्राडोर नामक ठंडी धारा से मिलकर संसार के सर्वाधिक सघन कोहरे वाले क्षेत्र का निर्माण करती है। तो गल्फ स्ट्रीम दोस्तों ये एक गर्म महासागरीय जलधारा है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? आपको बताना है। सहकारी समितियां, व्यापारिक बैंक, ग्रामीण क्षेत्र बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है व्यापारिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक। दोस्तों भारत में कृषि वित्त के स्रोतों के रूप में प्रश्नोक्त सभी 3 निकाय सहकारी समितियां, व्यापारिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे कृषि वित्त का बड़ा स्रोत व्यापारिक बैंक नहीं है। तो याद रखिएगा, ऐसे तो आप जान लीजिए कृषि वित्त के स्रोतों में सहकारी समितियां, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और ये सभी कृषि वित्त के स्रोत में शामिल हैं। लेकिन अगर जो आप देखें मुख्य रूप से तो व्यापारिक बैंक कृषि वित्त के स्रोत के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? तो सही उत्तर है पिग्मी अफ्रीका महाद्वीप के कांगो बेसिन। देखिए कांगो बेसिन में रहने वाली जनजाति है और पिग्मी लोग सघन वनों में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष में भारतीय मूल्य का महीने में 2 बार अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन किया गया था? तो सही उत्तर है 1991 में।
दोस्तों अवमूल्यन क्या है? तो अवमूल्यन से तात्पर्य देश की मौद्रिक इकाई के मूल्य को विदेशी मुद्रा के सापेक्ष जानबूझकर कम करना है। और अवमूल्यन से विदेशी बाजारों में निर्यात सस्ता हो जाता है और घरेलू बाजार में आयात महंगा होता है। तो इस तरह से निर्यात अधिक और आयात कम हो जाते हैं। भारत में रुपए का 3 बार अवमूल्यन किया गया है। पहली बार सितंबर 1949 में, दूसरी बार 6 जून 1966 को और तीसरी बार 15 जुलाई 1991 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है किस पर? आनुपातिक कोष प्रणाली, न्यूनतम कोष प्रणाली, स्थिर विनिमय प्रणाली या पूर्ण परिवर्तनशीलता प्रणाली? तो सही उत्तर है न्यूनतम कोष प्रणाली यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम पर। तो सही उत्तर हो जाएगा भारत में नोट निर्गमन प्रणाली ये न्यूनतम कोष प्रणाली अथवा न्यूनतम निधि पद्धति पर आधारित है। ये पद्धति रिजर्व बैंक ने 1957 में अपनाई थी और इस पद्धति के अंतर्गत रिजर्व बैंक के पास स्वर्ण और विदेशी ऋण पत्र कुल मिलाकर किसी भी समय 200 करोड़ के मूल्य से कम नहीं होने चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के लिए किस देश से सर्वाधिक एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आता है? सिंगापुर, जापान, ओपेक या इंग्लैंड से? तो दोस्तों 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर यूएसए का जो है दूसरे स्थान पर यूएसए रहा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में। तो याद रखिएगा जो नवीनतम 2021-22 के आंकड़े हैं उसमें सिंगापुर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? भारत में पंचायती राज शक्तियों के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन से संबंधित है। अगर पंचायती राज के उद्देश्यों की बात करें तो इसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण, हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास ये सभी हो जाएगा। लेकिन अगर पंचायती राज के प्रतिनिधित्व देखा जाए तो ये शक्तियों के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या सार्वजनिक? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी तृतीयक या सेवा क्षेत्र दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान करता है। तृतीयक क्षेत्र जो है सबसे अधिक योगदान इसका 56% से अधिक है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो उत्तर है 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को अपनी वर्धा समिति की बैठक में पारित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने और ये वर्ष था 1939। दोस्तों 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद त्यागने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक दल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी कहाँ पर? दिल्ली, नासिक, पटना या फिर लाहौर में? तो उत्तर है पटना में। दोस्तों बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में 1934 में हुई थी और आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे और जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्यागी थी? तो उत्तर है जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। रोलट एक्ट के विरोध में बाग में एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर ने एक छोटी सेना की टुकड़ी ले जाकर निहत्थे लोगों की भीड़ पर गोलियां चलवा दी जिससे हजारों लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। इस नृशंस हत्याकांड से दुखी होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि उन्हें वापस कर दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है आपको बताना है? टेस्टोस्टेरॉन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन या इंसुलिन?
तो सही उत्तर है थायरॉक्सिन। दोस्तों, थाइपोथायरायडिज्म या अवटु अक्रियता का जड़ मानवता मनुष्य और जानवरों में एक रोग की स्थिति है जो थायराइड ग्रंथ के थायराइड हार्मोन के अपर्याप्त उत्पादन के कारण होता है। इस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो सही उत्तर है किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो उत्तर है थायरॉक्सिन। सही उत्तर है थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा जो शरीर का पार्ट है ये शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? देखिए, मेडुला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस या सेरेबेलम। तो सही उत्तर है दोस्तों, शरीर का ताप हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? एम्पियर, वोल्ट, कूलाम या वाट? तो सही उत्तर हो जाएगा वाट। दोस्तों देखिए, विद्युत शक्ति या विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को कहते हैं और इसका SI मात्रक वाट होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? धातु, अधातु, गैस या उपधातु? तो सही उत्तर है गैस। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गैस पदार्थ की 3 अवस्थाओं में से एक अवस्था का नाम है। ठोस और द्रव तथा गैस होती हैं। गैस अवस्था में पदार्थ का न तो निश्चित आकार होता है न ही नियत आयतन। गैसों में द्रव्यमान होता है, इसको दबाकर आयतन कम किया जा सकता है, इसलिए गैस जो है वो तत्व की श्रेणी में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किसमें? केरोसिन में, कांच में, मिट्टी में या सीमेंट में? तो केरोसिन एक तरल खनिज होता है जिसका मुख्य उद्योग दीपक स्टोव में होता है। इसे काम के लिए श्यानता कम, रंग साफ और हल्का जलाने पर दुर्गंध आती है। इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक क्या हैं? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या ओजोन? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी होती है। इसमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और दोस्तों देखिए, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाष्प, ओजोन आदि करती है। और ऐसे तो देखा जाए ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन ये सभी गैस आप जान लीजिए कि ग्रीन हाउस गैसों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, सैयद अकबरुद्दीन के पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन था? तो सही उत्तर है अशोक कुमार मुखर्जी। अशोक कुमार मुखर्जी सैयद अकबरुद्दीन के पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि थे। वर्तमान में आप याद रखिएगा रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज जो हैं ये भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। ये वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि हैं। अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो सही उत्तर है 1632 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव या धर्मकीर्ति? तो सही उत्तर है प्रियदर्शी या देव नाम प्रियदर्शी। दोस्तों अशोक सम्राट जो है मौर्य सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था। उसने राजगद्दी पर बैठने के बाद देव नाम प्रियदर्शी यानी देवताओं का प्यारा की उपाधि धारण की थी। और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया, जिसमें 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। वहीं से उसका हृदय द्रवित हुआ और उसने भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष को अपनाया और साथ ही साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया और अहिंसा का मार्ग अपना लिया था। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो सही उत्तर है जहांगीर के। दोस्तों सलीम यानी जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में राजा भारमल की पुत्री मरियम उज जमानी के गर्भ से हुआ था। जहांगीर ने आत्मकथा तुझके जहांगीरी की रचना की। इसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है और जहांगीर स्वयं एक बड़ा चित्रकार था। अगला प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? वर्धा, दांडी, सेवाग्राम या साबरमती? तो सही उत्तर है साबरमती। दोस्तों महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की।
गांधी जी अपने 78 कार्यकर्ताओं को साथ लेकर दांडी पहुंचे, जो कि दांडी नवसारी जिला गुजरात में स्थित है, और सांकेतिक रूप में इन्होंने नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आसान सा प्रश्न है, आप जानते हैं, JB कृपलानी। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ओ ह्यूम के द्वारा बम्बई में की गई थी और भारत विभाजन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है ये भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान या क्यूबा? तो इसमें आप देख सकते हैं जापान। दोस्तों, जापान का क्षेत्रफल इन विकल्पों में सर्वाधिक है, क्योंकि जापान का क्षेत्रफल 3,77,973 वर्ग किलोमीटर है और ये द्वीपीय देशों में